दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं दोस्तों, उनकी तैयारियां आप बड़े आनंद से कर रहे होंगे, ये मैं मनोकामना करता हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, उत्तराखंड सीरीज़ के अंतर्गत हमने इससे पूर्व उत्तरकाशी जनपद को बहुत गंभीरता से पढ़ा। उसके बाद हमने उधम सिंह नगर जनपद को पढ़ा। उसके बाद चमोली जनपद का पार्ट 1 लेके मैं आपके सामने आया, और आज दोस्तों मैं आप लोगों के सामने चमोली जनपद का पार्ट 2 लेकर के आया हूं दोस्तों, क्योंकि पार्ट 1 आप लोगों ने बहुत गंभीरता से देखा है दोस्तों, और काफ़ी सारे व्यूज़ उसमें मिले हैं मुझे। और क्योंकि मैं आप लोगों के सामने वो टॉपिक लेके आया हूं जो आपके सामने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप लोगों को ये लगा है, तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, आज हम चमोली जनपद का पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आए हैं। इससे पूर्व मैंने चमोली जनपद के विभिन्न टॉपिक के ऊपर, जैसे कि चमोली जनपद का इतिहास या फिर उसका भौतिक स्थिति, चमोली जनपद में आपदा की स्थिति, चमोली जनपद के विभिन्न पर्वत, प्रसिद्ध कुंडों की बात करी मैंने आप लोगों के सामने, जलप्रपात की बात करी, प्रसिद्ध झीलों की बात करी, चमोली जनपद की नदी तंत्र अलकनंदा की मैंने स्पेशली आपको फोकस के साथ आपको विभिन्न पॉइंट बताए थे दोस्तों। चमोली जनपद के ग्लेशियर और घाटियाँ मैंने आपको बताई थी दोस्तों। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसमें आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो पहले आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के बाद भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं जहाँ से आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसका इस चीज़ से संपर्क नहीं रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर पहले डिस्कस हो चुकी है, तो हो सकता है यहाँ मैं थोड़ा कम करूँ, या फिर यहाँ वहाँ पर मैं इसलिए छोड़ चुका हूँ उनको क्योंकि मुझे अभी इस वीडियो में आपके सामने उस चीज़ को, उस टॉपिक को डिस्कस करना था दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। चमोली जनपद, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि 1960 में चमोली जनपद का गठन हुआ था, और 1960 में 3 जनपदों का गठन हुआ दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सर्वप्रथम मैं आप लोगों के सामने जो पहला टॉपिक लेके आ रहा हूँ पार्ट 2 के अंतर्गत, वो मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों। ठीक है, कि अब कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित हैं दोस्तों, और उनकी पूरी डिटेल के साथ आऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर यहाँ की मैं अगर बात कर लूँ, तो यहाँ पर एक है फूलों की घाटी दोस्तों, फूलों की घाटी, जो कि विश्वविख्यात है दोस्तों, फूलों की घाटी। ठीक है, जो फूलों की घाटी ये है राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। क्या है ये? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फूलों की जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये चमोली जनपद में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। किस पर्वत के मध्य स्थित है? नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फूलों की घाटी, सबसे पहली बात तो ये है। और इसके बीचों बीच, फूलों की जो घाटी है उसके बीचों बीच एक नदी बहती है, जिसका नाम है पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी इस घाटी, यानी कि फूलों की घाटी के मध्य में बहती है दोस्तों। ठीक है, मध्य में बहती है। ठीक है, इसकी खोज दोस्तों 1931 ईस्वी में, बहुत बार पूछा जाता है, 1931 ईस्वी में फ्रैंक स्मिथ एक ऑस्ट्रेलिया के आदमी थे। ठीक है, फ्रैंक स्मिथ ने 1931 ईस्वी में फूलों की घाटी की क्या की थी? खोज की थी दोस्तों। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 87.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। ये चीज़ें आपको पता भी है कि नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य में स्थित है। पुष्पावती नदी इसके मध्य से गुजरती है।
ठीक है। और इसकी जो खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने की थी। तो दोस्तों फ्रैंक स्मिथ ने, ये चमोली जनपद का आपको मानचित्र दिख रहा है दोस्तों, ये इस पर मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो जो फ्रैंक स्मिथ था उसने, उसकी एक पुस्तक थी द वैली ऑफ फ्लावर्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है दोस्तों। द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक लिखी थी फ्रैंक स्मिथ ने, ठीक है। और उसमें ही उसने फूलों की घाटी का क्या किया था, सर्वप्रथम चर्चा की थी, ठीक है। और फ्रैंक स्मिथ के अनुसार जो फूलों की घाटी थी, ठीक है, इसमें लगभग 2500 किस्म के फूल थे और वो यहाँ से लगभग 250 किस्म के फूलों का बीज, ठीक है, अपने साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ले गया था। कहाँ ले गया था, ऑस्ट्रेलिया ले गया था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो फूलों की घाटी है इसे 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया, 1982 ईस्वी में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। और 14 जुलाई 2005, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसको स्थान दिया था, धरोहर सूची में। उत्तराखंड के 2 स्थान हैं दोस्तों आपका, एक तो फूलों की घाटी और नंदा देवी बायोस्फीयर, इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में क्या दिया है, स्थान दिया है। साथ ही साथ रम्माण जो उत्सव है उसको विश्व धरोहर की अमूर्त सूची में भी स्थान दिया गया है दोस्तों। तो इस पर मैं अभी आगे आपके साथ चर्चा करूंगा। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि विश्व धरोहर की सूची में वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि जो फूलों की घाटी है हमारी, उसको कब स्थान दिया गया, तो 14 जुलाई 2005 को। और 1982 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। स्कंद जो पुराण है, हमारे पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों, और स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को एक नाम दिया गया है और वो दिया गया है आपका नंदन कानन, नंदन कानन, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि नंदन कानन किसका प्राचीन नाम है, तो आप कहेंगे फूलों की घाटी का नाम है, स्कंद पुराण में इसको कहा गया है, ठीक है। जबकि महाकवि जो कालिदास थे, मेघदूत में उन्होंने फूलों की घाटी का वर्णन किया है और इसको अलका नाम भी दिया है दोस्तों। तो नंदन कानन, अलका किसके प्राचीन नाम है, तो आप कहेंगे फूलों की घाटी के नाम है दोस्तों। ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे दोस्तों, ठीक है। फूलों की घाटी जो दोस्तों, जो इसमें जो फूल खिलने की जो अवधि होती है, फूल खिलने की जो अवधि होती है दोस्तों, वो होती है आपका जुलाई से अक्टूबर के मध्य दोस्तों, ठीक है। जुलाई से अक्टूबर के मध्य यहाँ पर पुष्प खिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो समुद्र तल से जो लंबाई है दोस्तों, ऊंचाई है, वो 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। ये समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर आपका फूलों की घाटी स्थित है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि पहले तो 2500-2500 किस्म के फूल यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में लगातार यहाँ पर फूलों का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। और उस विनाश का कारण जो है वो एक खरपतवार है दोस्तों। एक क्या है, खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, कई बार साइंस में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। खरपतवार वो होता है जो पौधों की किस्मों को क्या करता है, नष्ट करता है। तो अमेला उसका नाम है, उस अमेला या पोलीगोन, अमेला या पोलीगोन, इसको क्लियर रखेंगे दोस्तों आप। अमेला या पोलीगोन एक खरपतवार है जो फूलों की घाटी में फूलों को क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप क्लियर याद रखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने की थी। इसको नंदन कानन या अलका नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जुलाई से अक्टूबर के मध्य में पुष्प खिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक खरपतवार हो रहा है अमेला या पोलीगोन जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से इसका विनाश हो रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों का विनाश हो रहा है। 2005 में, ठीक है, इसे विश्व धरोहर की सूची में रखा गया था। 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान
घोषित किया गया था और 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है और पुष्पावती नदी इसके बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों। तो ये विभिन्न प्रकार की सारी चीज़ें मैंने आपको फूलों की घाटी से रिलेटेड बता दी हैं दोस्तों। आप चाहे तो दोबारा से इस चीज़ को देख सकते हैं। अब दूसरी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नाम है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम भी आप लोगों ने सुना है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका चमोली जनपद में है, ठीक है दोस्तों। आपको बता देना चाहूँगा जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको भी 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, क्षेत्रफल वो है आपका 624 वर्ग किलोमीटर, 624 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ये चीज़ आपको पहले तो क्लियर याद रखनी है, ठीक है। इस राष्ट्रीय पार्क का जो पुराना नाम था वो था आपका संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम था दोस्तों, ठीक है। और 1988 में दोस्तों इसको विश्व धरोहर की सूची में लाया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर। जबकि फूलों की घाटी को 2005 में लाया गया और इसको विश्व धरोहर की सूची में 1988 में लाया गया दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में थी दोस्तों, ठीक है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पता हो गया है कि स्थापना 1982 में हुई थी। 1988 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया। 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम था वो क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये मुख्य रूप से है और इसका मुख्यालय जोशीमठ में है दोस्तों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ में है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद एक वन्यजीव विहार है दोस्तों चमोली जनपद में जिसका नाम है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव विहार, ठीक है दोस्तों। केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है, ठीक है, ये बेसिकली चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है दोस्तों, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग की सीमा पर ये स्थित है। चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य या वन्यजीव विहार स्थित है, ठीक है। इस वन्यजीव विहार की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1972 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1972 ईस्वी में की गई थी। और ये केदारनाथ वन्यजीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वो गंगोत्री वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, उत्तरकाशी में हमने देखा था। लेकिन वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो केदारनाथ वन्यजीव विहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और अगर सबसे पुराने वन्यजीव विहार की बात करें तो गोविंद वन्यजीव विहार 1955 का है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 967 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, 967 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्यजीव विहार आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों मैं चमोली जिले के प्रमुख बुग्यालों पर आ रहा हूँ। प्रमुख बुग्याल, बुग्याल का मतलब आप जानते हैं, बुग्याल का मतलब होता है घास के मैदान। बुग्याल या पयार नाम से जाने जाते हैं यहाँ पर घास के मैदानों को, जैसे गुलमर्ग कहा जाता है कश्मीर में, ठीक है ना। इसी प्रकार से विश्व के अगर भूगोल में जाएं हम तो काफ़ी सारे बुग्यालों के नाम हैं, जैसे सवाना है, स्टेपीज़ है, ठीक है ना। तो विभिन्न जगहों पर अलग अलग हैं। तो चमोली के बुग्यालों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य बुग्याल हैं दोस्तों उनको आपको याद करना पड़ेगा। एक है पुंग बुग्याल, पुंग बुग्याल, बुग्याल नहीं लिखूंगा, पुंग बुग्याल है, ठीक है। चौमासी बुग्याल है, चौमासी, पुंग बुग्याल, चौमासी बुग्याल, ठीक है। और पन्नार बुग्याल, पन्नार बुग्याल दोस्तों ये चमोली में है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको बता, पुंग बुग्याल, चौमासी बुग्याल और पन्नार बुग्याल तो चमोली में है। इसके अतिरिक्त दोस्तों
राज्य का जो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जो बुग्याल है वो है बेदनी बुग्याल। ये भी आपका चमोली जनपद में है, और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ दोस्तों वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर ये बुग्याल है, बेदनी बुग्याल दोस्तों। तो बेदनी बुग्याल जो कि रूपकुंड के पास में स्थित है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तीसरा है दोस्तों औली बुग्याल। औली का नाम आपने सुना होगा, जोशीमठ में है औली बुग्याल। औली बुग्याल हाथी पर्वत पर स्थित है माना जाता है दोस्तों, ठीक है। औली बुग्याल कई बार पूछा जाता है कि औली बुग्याल कहाँ है, तो चमोली में है। तो पुंग बुग्याल, चौमासी बुग्याल, पनियार बुग्याल, बेदनी बुग्याल सबसे बड़ा, स्टार कर दिया मैंने इसको, ठीक है। औली बुग्याल, ठीक है। औली, इसको औली गुरसों भी बोलते हैं, औली गुरसों बुग्याल, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे आप, औली गुरसों बुग्याल कहाँ है, आपका चमोली जनपद में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों चित्रकांठा बुग्याल, एक पंवाली कांठा बुग्याल था उत्तरकाशी में, और यहाँ पर है चित्रकांठा, चित्रकांठा बुग्याल चमोली जनपद में है। इसके बाद कुंवारी पास या कुंवारी बुग्याल, कुंवारी बुग्याल भी यहीं पर है, कुंवारी बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल। बाकी कल्पनाथ, जब मंदिर यहाँ पर है तो कल्पनाथ बुग्याल भी यहीं पे होगा। इसके अलावा बगजी बुग्याल दोस्तों, बगजी बुग्याल कहाँ है, चमोली जनपद में है। बाकी मलारी गांव, अगर मलारी में है तो मलारी गांव के पास ही एक चौफिट बुग्याल है दोस्तों, चौफिट शिखर पर चौफिट बुग्याल। तो चित्रकांठा बुग्याल, कुंवारी बुग्याल, बगजी बुग्याल और चौफिट बुग्याल भी चमोली जनपद में है। रुद्रनाथ मंदिर चमोली में है तो रुद्रनाथ बुग्याल भी आपका यहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तपोवन के पास में एक जली सेरा बुग्याल है, जली सेरा बुग्याल, ठीक है। जली सेरा बुग्याल ये आ सकता है। जली सेरा बुग्याल किस वहाँ पर है, चमोली जनपद में स्थित है। और एक है आपका भेंटी बुग्याल, भेंटी बुग्याल, क्योंकि भेटा गांव है यहाँ पर एक, तो भेंटी बुग्याल, ठीक है। इसके अलावा बद्रीनाथ के जो चारों ओर एक बुग्याल फैला हुआ है दोस्तों, इसको हम बोल देंगे कैला बुग्याल, कैला, कैलाश, ठीक है ना। तो कैलाश यहीं पर है, तो कैला बुग्याल इस तरीके से याद रख देंगे हम, चमोली में है। तो कैला बुग्याल आपका चमोली में है, जली सेरा और भेंटी बुग्याल आपका यहाँ है। चित्रकांठा बुग्याल चमोली में है, जबकि पंवाली कांठा बुग्याल आपका उत्तरकाशी और टिहरी की सीमा पर है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। कुंवारी बुग्याल, बगजी बुग्याल, चौफिट बुग्याल, औली गुरसों बुग्याल, बेदनी बुग्याल दोस्तों, ठीक है। और पुंग, चौमासी और पन्नार बुग्याल। तो अगर मैं चाहूँ तो मैंने इसको छोटा कर दिया है दोस्तों, आपको टाइम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतने बुग्याल आपके कहाँ पर हैं, चमोली में स्थित हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको बड़ा करने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों मैं अब चमोली ज़िले के विभिन्न एक सुविधाओं के बारे में, एक इम्पोर्टेंट ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है राज्य का, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा, पहले आपने सुना होगा कि NH-58 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब NH-58 का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, NH-7, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-7, अब 58 नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। जो रुड़की ऋषिकेश होते हुए कहाँ तक जाता है, माणा गांव तक जाता है दोस्तों, माणा गांव तक है दोस्तों ये, ठीक है। ऋषिकेश रुड़की होते हुए, रुड़की ऋषिकेश होते हुए कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चमोली में एक, अगर सुख सुविधाओं की बात करें तो एक राष्ट्रीय हवाई पट्टी है जिसका नाम है गौचर हवाई पट्टी। तो गौचर हवाई पट्टी कहाँ पर है, वो आपका चमोली जनपद में है। NH-58 का नाम क्या रख दिया गया है, NH-7 रख दिया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है इम्पोर्टेंट, पहले ही कह दे रहा हूँ, इस चीज़ को क्लियर याद रखिए। अब मैं जा रहा हूँ चमोली जनपद के आंदोलनों पे, ठीक है। एक आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाता है कि डुंगरी पैंतोली आंदोलन का संबंध किस जिले से है, तो डुंगरी पैंतोली, पैंतोली आंदोलन, ठीक है। डुंगरी पैंतोली आंदोलन चमोली जनपद में बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चलाया गया था, ठीक है। बांज के जंगल काटे जा रहे थे साहूकारों के द्वारा, तो उस पर ये ग्रामवासियों के द्वारा, डुंगरी और पैंतोली दो गांव हैं दोस्तों, इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। डुंगरी पैंतोली गांव के नाम से ही ये आंदोलन फेमस हुआ, डुंगरी पैंतोली आंदोलन। तो कहाँ पर हुआ है ये, चमोली में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सॉरी फॉर देट। दूसरा है दोस्तों झपटो छीनो आंदोलन, झपटो
छीनो आंदोलन, ठीक है। ये वन आंदोलन हुए हैं, छीनो आंदोलन, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ये 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में हुआ था झपटो छीनो आंदोलन, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का जो प्रबंधन था वो ग्रामीणों को दिलाने की बात हुई थी। और ये लाता गांव में हुआ था दोस्तों, लाता गांव, चमोली के लाता गांव में, ठीक है। झपटो छीनो आंदोलन का संबंध चमोली जिले के लाता गांव से संबंध होता है और 1998 में ये चला था दोस्तों, ठीक है। तो डुंगरी पैंतोली आंदोलन चमोली से है, झपटो छीनो आंदोलन चमोली से है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर मैं आंदोलन की बात करूं, उसका नाम है मैती आंदोलन। बहुत ही फेमस और बहुत ही रमणीय आंदोलन रहा ये मैती आंदोलन, ठीक है। इंटर कॉलेज ग्वालदम के प्रवक्ता श्री कल्याण सिंह रावत जी थे, कल्याण सिंह रावत, ठीक है दोस्तों। कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। अब इसमें मैती आंदोलन का क्या मतलब हुआ? जिस दिन लड़की की शादी होती थी दोस्तों, तो उस दिन वर वधू द्वारा एक पेड़ लगाया जाता था लड़की के मायके में, और मायके वाले क्या करते थे, उसको अपनी लड़की मान करके उसके जल पानी भोजन जो भी होता है उसकी सेवा उस अपनी लड़की की तरफ से करते थे। जिससे कि क्या होता था, लगभग साल में 10-15 या ये कह सकते हैं 100-150 शादियाँ तो होती होंगी, तो इतने पेड़ों की वृद्धि होती थी। तो इसे मैती आंदोलन के नाम से जाने लगा, जिसका उद्घाटन किसने किया था? कल्याण सिंह रावत जी ने। तो मैती आंदोलन 1996 में किया गया था, ठीक है। और इसको जो मूर्त रूप दिया गया था हिमालय वन्य जीव संस्थान द्वारा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे विश्व में जिसका नाम चलता है दोस्तों, वो आंदोलन है चिपको आंदोलन। इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, चिपको आंदोलन, ठीक है दोस्तों। चिपको आंदोलन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। 1974 ईस्वी में यह आंदोलन चमोली जनपद के रैणी गांव में चला था, ठीक है। रैणी गांव में चला था, गोपेश्वर के पास में है ये, ठीक है। और इसकी जो प्रणेता वो थी आपकी गौरा देवी, ठीक है। चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थी? या चिपको आंदोलन किसकी ये कह सकते हैं कि किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो वो आपकी कौन थी? गौरा देवी थी, ठीक है। और गौरा देवी ने 21 महिलाओं के साथ, 21 महिलाओं के, कितनी महिलाओं ने उनके साथ दिया था? तो 21 महिलाओं ने उनका साथ दिया था दोस्तों, ठीक है। और इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने में सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत योगदान रहा। सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का नाम भी आपने सुना होगा, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है शिखर तक पहुंचाने में, ठीक है। बहुगुणा जी ने एक नारा दिया था दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, हिमालय बचाओ देश बचाओ, ठीक है दोस्तों। देश बचाओ का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था दोस्तों, ठीक है। और चिपको आंदोलन की जो महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार और जिंदा रहने का आधार। मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। ये जो नारा था ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे चिपको आंदोलन से। क्या नाम था? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का अधिकार का संबंध चिपको आंदोलन से था दोस्तों। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। तो मुख्य रूप से जो मैंने आपको आंदोलनों की बात करी, तो चिपको आंदोलन यहाँ पर हुआ, मैती आंदोलन यहाँ पे हुआ, झपटो छीनो आंदोलन और डुंगरी पैंतोली आंदोलन दोस्तों, ये वन आंदोलन उत्तराखंड में मुख्य रूप से हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं थोड़ा चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों की बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ है। इसके बाद अगर मैं
पंच केदारों की बात करूं तो 2 प्रमुख केदार यहाँ पर रुद्रनाथ और कल्पेश्वर यहाँ पर हैं, तो ये भी एक मंदिर समूह है। ठीक है, ये चीज़ें आप जानते हैं, इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जो मंदिर हैं यहाँ पर, उनमें एक मंदिर है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन अब आ सकता है, लवकुश मंदिर। लवकुश मंदिर, ठीक है, ये नारायणबगड़ विकास खंड के अंतर्गत आता है। लवकुश मंदिर चमोली जनपद के अंतर्गत, एक तो ये हो गया। दूसरा अनुसुईया माता का मंदिर। अनुसुईया, बहुत बड़ा मेला भी लगता है यहाँ पर अनुसुईया देवी का। अनुसुईया माता मंदिर गोपेश्वर में, चमोली जिले में। ठीक है ना, अनुसुईया माता मंदिर कहाँ पर है? चमोली जनपद में है। लवकुश मंदिर चमोली। तीसरा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने चांदपुर गढ़ी का नाम सुना होगा। इसी प्रकार से एक बदाणगढ़ी थी, तो बदाणगढ़ी का मंदिर है दोस्तों, बदाणगढ़ी का मंदिर। और मैं भी बदाणी हूँ दोस्तों, बदाणगढ़ी क्षेत्र में रहता हूँ मैं, तो बदाणगढ़ी का मंदिर दोस्तों। ठीक है, बदाणगढ़ी मंदिर, सीढ़ियों से जाना पड़ता है, बहुत ऊंचाई पर है दोस्तों। ठीक है, आपको कभी टाइम मिले तो ज़रूर आइएगा। ग्वालदम से 8 किलोमीटर पहले, ठीक है, ताल एक स्थान है, वहाँ से बिणातोली होते हुए इस मंदिर को जाया जाता है, बदाणगढ़ी के मंदिर के लिए। तो 52 गढ़ों में से एक गढ़ था बदाणगढ़। ठीक है, तो लवकुश मंदिर चमोली में, अनुसुईया माता का मंदिर चमोली में, बदाणगढ़ी मंदिर चमोली में दोस्तों। इसके अलावा फर्स्ट वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ कि गोपेश्वर में एक गोपीनाथ का मंदिर है। ठीक है, जहाँ पर त्रिशूल लेख भी मिले हैं हमें, जो नागवंशीय राजाओं का मंदिर था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लाटू देवता और अंजलि माता मंदिर चमोली में है। लाटू देवता का मंदिर भी चमोली में है और अंजलि माता का मंदिर भी चमोली में है। ठीक है, और एक है दोस्तों पनेश्वर, पनियाली में है ये, पनेश्वर महादेव, पनेश्वर देवालय। ठीक है, ये गोचर में है दोस्तों, पनेश्वर देवालय गोचर में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे आप, पनेश्वर देवालय कहाँ पर है? गोचर में स्थित है। ठीक है, और एक उत्सव की मैं यहाँ पर बात कर लूँगा दोस्तों कि जब बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तो वहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, यानी कि मेला मनाया जाता है, कढ़ाई उत्सव। कढ़ाई उत्सव, कढ़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चमोली में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? जब बद्रीनाथ के कपाट क्या होते हैं? बंद होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कढ़ाई उत्सव तब मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपके सामने चमोली जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की बात करूं, ठीक है, तो इसमें पहली बात तो अगर मैं करूं तो एक स्थान है आपका ग्वालदम। ग्वालदम, ठीक है दोस्तों, ग्वालदम ये बिल्कुल चमोली और रुद्रप्रयाग चमोली और बागेश्वर की सीमा पर लगा हुआ स्थान है। ठीक है, यहाँ से, इस ग्वालदम से नंदा देवी चोटी बिल्कुल सामने दिखती है, एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, यहाँ पर चाय के बागान भी हैं, एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, चमोली जनपद के किस स्थान पर एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र है? तो एक तो यहीं पर है आपका ग्वालदम में, और दूसरा ऊपर जोशीमठ में भी एसएसबी के लोग मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ग्वालदम में एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है दोस्तों। तो ग्वालदम पर्यटन स्थल कहाँ पर है? आप कहेंगे चमोली जनपद में। दूसरी बात आपके सामने आती है जोशीमठ। जोशीमठ, जोशीमठ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी दोस्तों। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था? कार्तिकेयपुर था। इसे ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग स्थल किसे कहा जाता है? तो जोशीमठ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग स्थल। ठीक है, ज्योतिर्लिंग स्थल के नाम से भी जोशीमठ को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर नरसिंह देवता का मंदिर है, जहाँ पर कि शीतकाल में भगवान बद्री विशाल की क्या की जाती है? पूजा की जाती है नरसिंह मंदिर में, जोशीमठ में है। ठीक है, नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी चमोली जनपद के बारे में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं दोस्तों। ठीक है, तो शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा कहाँ पे की जाती है? जोशीमठ में की जाती है, नरसिंह मंदिर में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे, एक सहतूत का वृक्ष है, सहतूत वृक्ष के नीचे, ठीक है, शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। शंकराचार्य, शंकराचार्य जिन्होंने कि बद्रीनाथ की खोज की थी, ये मान सकते हो आप।
तो शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो सहतूत वृक्ष के नीचे। जैसे आपने देखा होगा कि पीपल वट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे महावीर और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार से शंकराचार्य जी को सहतूत वृक्ष के नीचे क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष भी है। ठीक है, यहाँ पर 200 वर्ष पुराना क्या है? एक कल्प वृक्ष भी है। ठीक है, जो आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ का जो प्रथम शंकराचार्य हुआ वो टोटकाचार्य बने दोस्तों। टोटकाचार्य ज्योतिर्मठ के जो क्या बने थे? शंकराचार्य बने, वो टोटकाचार्य बने थे। और जोशीमठ के पास एक कुंवारी पास है जिसे ट्रेल कर्जन मार्ग भी कहा जाता है। ट्रेल कर्जन मार्ग कहाँ पर है? ट्रेल कर्जन मार्ग दोस्तों याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया। ट्रेल कर्जन मार्ग या फिर कुंवारी पास। ठीक है, ये जोशीमठ के ही पास में है। ठीक है, और जो ये इनके जो गुफाएं हैं, टोटकाचार्य और शंकराचार्य की गुफाएं हैं, ये भी चमोली जनपद में ही स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे ही जोशीमठ में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक झरना दिखाई देता है दोस्तों, और उसका नाम है जोगी झरना। जोगी झरना भी आपका कहाँ पर है? जोशीमठ चमोली में है। ठीक है, और मणिकर्णिका कुंड जोशीमठ में है। एक कुंड है यहाँ पर मणिकर्णिका, अधिकतर कुंडों की बात हम कर चुके हैं। मणिकर्णिका कुंड आपका कहाँ पर है? जोशीमठ में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं कि जोशीमठ का जो पुराना नाम कार्तिकेयपुर है, ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, नरसिंह मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, कुंवारी पास है यहाँ पर, कल्प वृक्ष है 200 पुराना, सहतूत वृक्ष है यहाँ पर जिसके नीचे शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। टोटकाचार्य जो कि प्रथम शंकराचार्य माने जाते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य माने जाते हैं, उनकी गुफा भी यहाँ पर है। ठीक है, और मणिकर्णिका कुंड जोशीमठ में है। ठीक है, और भाप कुंड आपको बता ही चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में कि तपोवन जो कि जोशीमठ से 8-9 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो इसके बाद की वीडियो दोस्तों मैं आगे स्थानों के बारे में आपको आगे बताऊँगा पार्ट 3 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, आपका उज्जवल भविष्य हो। आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके दोस्तों। और जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन पर गौर फरमाइएगा। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो उसको भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत आभारी रहूँगा आपका। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।